नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस चैनल में जिसका नाम है ऑल हिट एग्जाम। और दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग देख रहे हैं यूपी टेट 4 जुलाई 2026 पेपर फर्स्ट प्राइमरी लेवल का शिफ्ट 1 में हिंदी सब्जेक्ट का जो सभी 30 क्वेश्चन पूछे गए हैं ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर में, उस सभी 30 क्वेश्चन के ऑफिशियल आंसर की के हिसाब से जो प्रोविजनल आंसर की आपका दिया गया है उस आंसर की के हिसाब से हम लोग सभी 30 क्वेश्चन को हल करेंगे विस्तृत तरीके से। ये रहा मेरे पास जो पेपर है, ये मैं आपको दिखा दूं। मेरे पास जो पेपर है दोस्तों, मेरे पास जो पेपर है ये पेपर है जो आंसर की का पूरा प्रोविजनल डाउनलोड किया गया था। इसमें ये फर्स्ट शिफ्ट का पूरा पेपर है 4 जनवरी का। तो ये हम लोगों ने सीडीपी बाल विकास मनोविज्ञान का, ये देखिए सीडीपी बाल विकास मनोविज्ञान के सभी 30 क्वेश्चन का जो है ऑफिशियल आंसर की जो जारी किया गया है, वो सभी 30 क्वेश्चन को हम लोगों ने पहले वाले वीडियो में, यानी कि इसके पहले जो मैंने वीडियो बनाया था उसको अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। तो उन सभी इन सीडीपी बाल विकास मनोविज्ञान के 30 सभी प्रश्नों को हम लोगों ने ऑफिशियल आंसर की के हिसाब से डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ देख लिया था। यहाँ ये 30 क्वेश्चन थे आपके सीडीपी के। तो आज हम लोग 31 नंबर के क्वेश्चन से जो हल करेंगे, ये देखिए यहाँ पे इसका ऑफिशियल आंसर की ये दिया गया है। तो इसको आंसर ये क्यों दिया गया है, इसको व्याख्या करेंगे, इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। इसीलिए मैंने क्वेश्चन को क्या किया है ना, यहाँ पे टाइपिंग हमने क्या किया है, इसको पूरा जो है यहाँ पे पीपीटी बना दिया है, थोड़ा सा आपको बेहतर और अच्छे से दिखाई देने के लिए, ये पूरा पीपीटी में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन पूछा गया और क्वेश्चन को मैंने क्या किया है ना, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में किया है। तो जिनको हिंदी में समझना है वो हिंदी में देख लेंगे, जिनको अंग्रेजी में देखना है वो अंग्रेजी में देख लेंगे दोस्तों। तो दोनों लोग कंफर्टेबल रहेंगे। तो यहाँ पे आपका 31 नंबर पे हिंदी में पहला क्वेश्चन पूछा गया है यूपी टेट पेपर फर्स्ट प्राइमरी लेवल में, निम्नलिखित में से सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण कौन सा है। तो यहाँ राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, वह जाता है, ही गोज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ द सिंपल प्रेजेंट टेंस। ही गोज, वह जाता है। क्यों? क्योंकि हिंदी व्याकरण में जिन वाक्यों के अंत में ता आता है और है आता है, ता, ती, ते, ये सब आते हैं, तो ये सब सामान्य वर्तमान काल सिंपल प्रेजेंट टेंस कहलाते हैं और यह किसी आदत, नियमित क्रिया या सार्वभौमिक सत्य को दर्शाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज द सिंगुलर फॉर्म ऑफ चूहिया। चूहिया का एक वचन रूप क्या है। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर सी, चूहिया। चूहिया ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि चूहिया एक स्त्रीलिंग एक वचन शब्द है, ठीक है, और इसका बहुवचन बनाते समय अंत में या प्रत्यय यहाँ पे जोड़ते हैं। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यह चूहिया हो जाएगा तिर्यक रूप में, ठीक है। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे 33वां प्रश्न है, विच प्रीफिक्स इज यूज इन द वर्ड असत्य। असत्य शब्द का कौन सा उपसर्ग है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अ। क्यों? क्योंकि जो शब्द किसी शब्द के पहले जुड़कर उसका अर्थ बदल देते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। और यहाँ मूल शब्द क्या है, मूल शब्द आपका सत्य है और इसी के आगे अ लगा हुआ है, तो आगे आकर के क्या कर रहा है, पूरे सेंटेंस को बदल दे रहा है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए उपसर्ग अ करेक्ट हो जाएगा। आगे 34 कह रहा है, व्हाट इज द तद्भव डेराइव्ड फ्रॉम नयन। नयन का तद्भव रूप क्या है। तो नयन का तद्भव होता है नयन, ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नयन क्या है, संस्कृत का मूल शब्द है, तत्सम शब्द है। जब यह शब्द आम बोलचाल की हिंदी में भाषा में परिवर्तित होता है तो इसका तद्भव रूप नयन हो जाता है, ठीक है। आगे 35वां प्रश्न है, पिताजी समाचार पत्र पढ़ रहे हैं, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है। फादर इज रीडिंग ए न्यूज़पेपर, विच टाइप ऑफ वर्ब इज यूज इन दिस सेंटेंस। तो यहाँ 35 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, सकर्मक क्रिया, ट्रांजिटिव वर्ब। क्यों होगा? क्योंकि जिस क्रिया के साथ कर्म यानी ऑब्जेक्ट जुड़ा हो और क्रिया का प्रभाव सीधे कर्म पर पड़े उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। और यहाँ पढ़ रहे हैं, क्या है, पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, क्रिया का सीधा प्रभाव समाचार पत्र पर यानी कर्म पर पड़ रहा है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी सकर्मक क्रिया, ट्रांजिटिव वर्ब करेक्ट हो जाएगा। आगे 36 कह रहा है कि फ्रेश फ्रूट आर अवेलेबल एट द शॉप, विच टाइप ऑफ एडजेक्टिव इज यूज इन दिस सेंटेंस। दुकान पर ताजे फल मिल रहे हैं, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है। तो इस विशेषण है आपका गुणवाचक विशेषण, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। क्योंकि जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, रूप या अवस्था का बोध कराते हैं तो वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। और यहाँ ताजे शब्द
फलों की अवस्था यानी गुण को दर्शा रहा है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी गुणवाचक विशेषण करेक्ट हो जाएगा। आगे 37वां क्वेश्चन है, चांद का मुंह टेढ़ा है, यह काव्य किसकी रचना है? हुज पोएटिक कंपोजिशन इन चांद का मुंह टेढ़ा है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी गजानन माधव मुक्तिबोध, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि चांद का मुंह टेढ़ा है यह हिंदी साहित्य की एक बेहद प्रसिद्ध कविता संग्रह है और इसका रचना प्रयोगवादी और नई कविता के प्रमुख कवि गजानन माधव मुक्तिबोध जी ने किया था। आगे 38वां क्वेश्चन है, हुज कंपोजिशन इज अनुभव चंद्रिका? अनुभव चंद्रिका किसकी रचना है? तो ये है आपकी देव की, ऑप्शन नंबर बी आपका देव करेक्ट हो जाएंगे। क्योंकि अनुभव चंद्रिका रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि देवदत्त की एक महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है और कवि देव अपने अलंकारिक वर्णन और रस निरूपण के लिए बहुत प्रसिद्ध हुए थे। आगे 39वां प्रश्न है, अनुनासिक का उच्चारण करते समय हवा, वाइल प्रोनाउंसिंग नसल अनुनासिक साउंड द एयर? तो ये हो जाएगा आपका नाक और मुंह से निकलती है, एस्केप थ्रू द नोज एंड माउथ। क्योंकि अनुनासिक ध्वनियाँ जैसे कि औ, हंसना, आँख, जिसपे चंद्र बिंदु होता है, ठीक है, तो ये शब्द जो है इनके उच्चारण में हवा नाक और मुंह दोनों से एक साथ बाहर निकलती है और इसे दर्शाने के लिए हमेशा चंद्र बिंदु का प्रयोग करते हैं, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे 40वां प्रश्न है, इन विच सेंटेंस इज द कॉमा यूज करेक्टली? अल्प विराम का सही प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? तो ये हुआ है आपका ऑप्शन नंबर ए, राम ने सीता को बुलाया और वह आ गई। राम कॉल्ड सीता एंड सी केम, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि जब दो स्वतंत्र उपवाक्यों को और जैसे समुच्चय बोधक, किससे? और जैसे समुच्चय बोधक कंजंक्शन से जोड़ा जाता है तो वाक्य में ठहराव दिखाने के लिए और से ठीक पहले अल्प विराम का प्रयोग व्याकरणिक दृष्टि से सही माना जाता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे 41वां प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य में सही विराम चिन्ह लगाइए, तुम कब आओगे उसने पूछा। इंसर्ट द करेक्ट पंक्चुएशन मार्क इन द फॉलोइंग सेंटेंस, तुम कब आओगे उसने पूछा। तो यहाँ हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, तुम कब आओगे प्रश्नवाचक चिन्ह उसने पूछा। व्हेन विल यू केम ही आस्क्ड। देखिए यहाँ पे यह प्रत्यक्ष कथन डायरेक्ट स्पीच का उदाहरण है और किसी के द्वारा कहे गए हुबहू शब्दों को उद्धरण चिन्ह के अंदर रखा जाता है, यानी कि इसके अंदर रखा जाता है, कॉमा के अंदर रखा जाता है। चूंकि यह एक प्रश्न है इसलिए उद्धरण चिन्ह बंद होने से पहले प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना अनिवार्य है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे 42वां प्रश्न है, द मीनिंग ऑफ ब्लैंक वर्ड अतुकांत कविता इज। अतुकांत कविता का अर्थ है, अतुकांत कविता का अर्थ होता है जिसमें तुक न हो, ऑप्शन नंबर सी, विच डज नॉट हैव राइम। क्यों? क्योंकि अतुकांत मतलब होता है अ धन तुक धन अंत का सीधा अर्थ होता है जिसके अंत में कोई तुक यानी कि राइम न हो, और आधुनिक हिंदी साहित्य में मुक्त छंद या बिना तुकबंदी वाली कविताओं को अतुकांत कविता कहा जाता है। आगे 43 कह रहा है कि विच वर्ड इज अनराइज एंड अतुकांत विथ शादी। शादी से अतुकांत शब्द है, तो यह आपका शायद, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तुकांत शब्द वे होते हैं जिनकी अंतिम ध्वनि समान होती है, जैसे कि शादी, दादी, खादी, लादी। शायद की अंतिम ध्वनि द है, दी नहीं, इसलिए यह शादी के साथ तुक नहीं मिलता है, यानी कि अतुकांत होगा, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे 44 कह रहा है कि निम्नलिखित में से द्वंद्व समास पद कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ द्वंद्व समास कंप्यूलेटिव कंपाउंड टर्म्स। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका दाल रोटी, ऑप्शन नंबर सी दाल रोटी करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि जिस समास में दोनों पद प्रधान हो और उनके बीच और या तथा जैसे शब्दों का लोप हो तो प्रायः वहाँ पे योजक चिन्ह, ये क्या है? योजक चिन्ह है, योजक चिन्ह लगा होता है और उसे द्वंद्व समास कहते हैं। यहाँ पे दाल रोटी का समास वगैरह क्या होगा? दाल और रोटी। आगे 45 कह रहा 45, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द आइटम आसमान सिर पर उठाना। आसमान सिर पर उठाना का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ होता है बहुत शोर मचाना, ऑप्शन नंबर बी टू मेक अ लॉट ऑफ नॉइज। यह एक बहुत प्रचलित मुहावरा है जिसका उपयोग तब किया जाता है जब कोई व्यक्ति विशेष करके बच्चे अत्यधिक शोरगुल या हंगामा उधम मचाते हैं, तो इसको इस मुहावरे को बोला जाता है। आगे 46 कह रहा है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द आइटम ऊंची दुकान फीका पकवान। ऊंची दुकान फीका पकवान का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है दिखावा ज़्यादा, गुणवत्ता कम, मोर सो लेस क्वालिटी। यह जो लोकोक्ति है यह उस स्थिति के लिए प्रयोग किया जाता है जब किसी वस्तु या व्यक्ति
या स्थान का बाहरी दिखावा या नाम तो बहुत बड़ा हो लेकिन असल में उसकी गुणवत्ता, क्वालिटी या वास्तविकता बहुत खराब या बहुत कम हो। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 47, व्हाट इज द संधि ज्वाइन फ्रॉम ऑफ धर्म प्लस अर्थ। धर्म प्लस अर्थ का संधि रूप क्या होगा? तो ये हो जाएगा आपका धर्मार्थ, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे धर्मार्थ आपका करेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यह दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है और नियम के अनुसार जब अ और आ के बाद अ और आ आता है तो दोनों मिलकर के दीर्घ यानी कि आ हो जाते हैं, और यहाँ धर्म के अंत में अ और अ है, दोनों को मिला करके आ बन जाएगा, तो ये धर्मार्थ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे 48 कह रहा है कि व्हाट इज द संधि ज्वाइन फ्रॉम गुरु प्लस ऐश्वर्य। गुरु प्लस ऐश्वर्य का संधि रूप क्या होगा? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए गुरुवैश्वर। गुरुवैश्वर, क्योंकि यह यण स्वर संधि का उदाहरण है। जब उ और उ, छोटा उ और बड़ा उ, ये दोनों इनके बाद कोई स्वर या भिन्न स्वर आता है तो यहाँ पे ए आता है, तो उ का वह, उ का जो है वह बन जाता है, और ऐश्वर्य जो है वो यहाँ पे उ और ए ये मिल करके आपका वय बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? वय बन जाएंगे। यही आपका गुरुवैश्वर करेक्ट हो जाएगा। 49 कह रहा है कि मनः धन बल का संधि रूप क्या होगा? व्हाट इज द संधि ज्वाइन फ्रॉम मनः धन बल। तो ये हो जाएगा आपका मनोबल, ऑप्शन नंबर आपका बी मनोबल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यह विसर्ग संधि का उदाहरण है, तो ये विसर्ग संधि ये है आपका, ठीक है। तो विसर्ग संधि में क्या होता है? यदि विसर्ग से पहले अ हो और बाद में किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण या र ल व स होता है तो विसर्ग ओ की मात्रा में बदल जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका मनोबल करेक्ट हो जाएगा। 50, जगत धननाथ का संधि रूप क्या होगा? व्हाट इज द संधि ऑफ ज्वाइन फ्रॉम द जगत धननाथ। तो ये हो जाएगा आपका जगन्नाथ, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यह व्यंजन संधि का उदाहरण है। नियम के अनुसार यदि त या द के बाद न या म आता है तो त द अपने ही वर्ग के पंचमाक्षर यानी कि नौ में बदल जाते हैं, तो यहाँ पे जगत धननाथ बराबर क्या हो जाएगा? जगन्नाथ हो जाएगा। आगे 51 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से नकारात्मक वाक्य कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेगेटिव सेंटेंस। तो ये है आपका वह घर नहीं गया, ऑप्शन नंबर आपका बी से हो जाएगा। ही डिड नॉट गो टू होम, ही डिड नॉट गो होम, क्योंकि जिन वाक्यों में किसी कार्य के न होने, इनकार करने या निषेध का बोध होता है तो उन्हें नकारात्मक नेगेटिव वाक्य कहते हैं, और इस वाक्य में नहीं शब्द का प्रयोग इसे नकारात्मक बनाता है। 52, विच वर्ड हैज़ टू मात्राज वॉवेल मार्क्स। किस शब्द में दो मात्राएं हैं? तो दो मात्राएं हैं किताब में, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा किताब, क्योंकि हिंदी व्याकरण में व्यंजन के साथ लगने वाले स्वर के चिन्ह को मात्रा कहते हैं, और किताब शब्द में क के साथ ई लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? ये ई लगा हुआ है, और तो के साथ क्या लगा हुआ है? आ लगा हुआ है। तो दो स्पष्ट मात्राएं लगी हैं, जबकि काल, जली, फल, इसमें क्या है? एक एक मात्राएं हैं, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 53, ब और व में क्या अंतर है? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ब एंड व। तो इसमें अंतर होता है, ऑप्शन नंबर बी, ब ओष्ठ है और व दंतोष्ठ है। उच्चारण के स्थान पर ब जो है वो आपका प वर्ग में, प वर्ग का उच्चारण दोनों होठों के मिलने से होता है, इसलिए यह क्या है? ओष्ठ है, और वहीं व का उच्चारण निचले होठ और ऊपर के दांतों के स्पर्श से होता है, इसलिए इसे दंतोष्ठ कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे 54 कह रहा है 54, और द चंद्र का उदाहरण है। एन एग्जाम्पल ऑफ और द चंद्र क्रिसेंट इज। और द चंद्र का उदाहरण हो जाएगा आपका डॉक्टर, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा डॉक्टर, क्योंकि और द चंद्र का मतलब क्या होता है? केवल आगे ऐसे मतलब बनाएंगे, इसमें बिंदु नहीं लगाएंगे, ये आपका चंद्र बिंदु हो जाएगा, लेकिन हमको केवल ऐसे लगा देना है, ये क्या हो जाएगा आपका अर्ध चंद्र होता है। और ये क्या है? अर्ध चंद्र एक आगत स्वर चिन्ह होता है, जो अंग्रेजी भाषा के शब्दों को हिंदी में लिखते समय ओ की ध्वनि को दर्शाने के लिए किया जाता है, जैसे कि डॉक्टर, कॉलेज, बॉल, ठीक है। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। आगे 55 कह रहा है घ न से मिलकर निम्नलिखित संयुक्ताक्षर बनेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंजंक्शन कॉन्सेप्ट इज फॉर्म बाय ज्वाइनिंग द घ एंड न। तो घ और न मिलकर बनता है आपका घन, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जब एक स्वर रहित व्यंजन यानी आधा व्यंजन घ किसी पूर्ण व्यंजन न से जुड़ता है तो वे संयुक्ताक्षर बनाते हैं, और इसका सही लिखित रूप होता है आपका घ्न, जिसका प्रयोग हम विघ्न या कृतघ्न जैसे शब्दों में
करते हैं। 56 ई मात्रा का प्रयोग करके बना 2 अक्षरों का शब्द कौन सा होगा? 2 लेटर वर्ड फॉर्म यूजिंग ई मात्रा इज रवि। ऑप्शन नंबर आपका बी रवि करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि रवि 2 अक्षरों यानी कि र प्लस वी से बना शब्द है, जिसमें व के साथ ह्रस्व यानी कि ई की मात्रा का प्रयोग किया गया है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी रवि यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे 57 कह रहा है कि नदी शब्द में दी में कौन सी मात्रा का प्रयोग हुआ है? विच मात्रा इज यूज इन दी ऑफ द वर्ड नदी? तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दीर्घ। दीर्घ यानी कि लॉन्ग, क्योंकि हिंदी स्वरों को उच्चारण के समय के आधार पर विभाजित किया गया है। यहाँ पे क्या है? ओ ई उ री, ये सब क्या है? ओ ई उ री, ये सब क्या है? ह्रस्व स्वर में आते हैं। और आ, बड़ा ई, बड़ा उ, बड़ा ए, ओ और औ, ये सब क्या आते हैं? दीर्घ में आते हैं। तो दी में क्या है? दी में क्या है? आपका दीर्घ स्वर है, यानी कि बड़ी ई है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी दीर्घ आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे 58, अब 58 से लेकर 60 तक का जो है वो गद्यांश से पूछा गया था। गद्यांश दिया गया था, मित्रता जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो व्यक्ति को मानसिक और भावनात्मक सहारा प्रदान करती है। सच्चा मित्र वही होता है जो सुख दुख में साथ निभाए और सही मार्गदर्शन दे। आज के समय में कई लोग स्वार्थ के आधार पर मित्रता करते हैं जो अधिक समय तक नहीं टिकती है। सच्ची मित्रता विश्वास, ईमानदारी और समझदारी पर आधारित होती है। ऐसे मित्र जीवन को सरल और सुखद बना देते हैं, कठिन परिस्थितियों में भी हिम्मत बनाए रखते हैं। ठीक है, ऐसे ही पूरा गद्यांश आपका इंग्लिश में यहाँ पे दिया हुआ है। 58 नंबर पर जब प्रश्न पूछा गया गद्यांश के अनुसार सच्चा मित्र कौन होता है? ये होता है आपका जो हर परिस्थिति में आपका साथ दे। वन हु स्टैंड बाय इन एवरी सिचुएशन, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि गद्यांश की दूसरी पंक्ति में, दूसरी लाइन में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, ठीक है, कि सच्चा मित्र वही होता है जो सुख दुख में साथ निभाए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा था कि गद्यांश के अनुसार किस प्रकार की मित्रता अधिक समय तक नहीं टिकती है? तो ये आपका है, आपका ऑप्शन नंबर बी स्वार्थ पर आधारित मित्रता, फ्रेंडशिप बेस्ड ऑन सेल्फिशनेस। क्योंकि गद्यांश के मध्य भाग में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि आज के समय में कई लोग स्वार्थ के आधार पर मित्रता करते हैं जो अधिक समय तक नहीं टिकती है। आगे 60 नंबर पर आखिरी प्रश्न है आपका गद्यांश के आधार पर। गद्यांश के अनुसार सच्ची मित्रता किन गुणों पर आधारित होती है? तो ये होता है आपका विश्वास, ईमानदारी और समझदारी, ट्रू ट्रस्ट, ऑनेस्टी एंड अंडरस्टैंडिंग। क्योंकि गद्यांश के चौथे लाइन में इसका सीधा उत्तर दिया गया है कि सच्ची मित्रता विश्वास, ईमानदारी और समझदारी पर आधारित होती है। तो दोस्तों इस प्रकार से इस वीडियो में हम लोगों ने आपका हिंदी का यूपी टेट 2026 4 जुलाई 2026 का हम लोगों ने पूरा हिंदी का पेपर फर्स्ट प्राइमरी लेवल का पूरा 30 क्वेश्चन को हम लोगों ने ऑफिशियल जो आंसर की जारी किया गया है उस आंसर की के हिसाब से एक्सप्लेनेशन के साथ हम लोगों ने समझा है। तो ऐसे ही 1 बाय 1 करके मैं आपको सभी सब्जेक्टों का एक एक क्लास पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ मैं दे रहा हूं ऑफिशियल आंसर की के हिसाब से। तो आप लोगों को आसानी होगा समझने में भी, मिलाने में भी, और भविष्य में भी अगर किसी को देखना होगा तो इसको देख के वो अपना तैयारी कर सकता है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।